हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 6। जो हमारा चैप्टर 6 है वो क्या है? दहन और ज्वाला। आज हम जानेंगे दहन कैसे होता है और ज्वाला क्या होती है। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम, व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम, मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन जलने में क्या अंतर है? अब हम देखेंगे, हमने इस चैप्टर में देखा है क्या है कि कई सारे ईंधन होते हैं जो हमारे घरों में उपयोग होते हैं और कुछ होते हैं जो बाहर होते हैं, कारखानों में, व्यापार में आदि में उपयोग किए जाते हैं। और उनके कुछ हमें यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि गोबर, लकड़ी वगैरह। ये सब आपने देखा होगा, हमारे घर पे जो चूल्हे वगैरह होते हैं उनमें उपयोग में लाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ भी, जो पेट्रोल, डीजल वगैरह जो हमारी गाड़ियों में उपयोग में लाई जाती है, और जो हमारी सीएनजी गैस होती है, जो हमारी गैस की जो होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लाते हैं। ऐसे हम मोमबत्ती जलाने के लिए कोयले और ईंधन जैसे में कहीं अंतर देख सकते हैं हम। शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूप का अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दहन क्या है। कक्षा 7वीं में मैग्नीशियम दहन क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। कौन सा कोयला? कास्ट कोयला। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम का दहन दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है? दहन। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है दहन की, कि जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है वो क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाहक कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव्य, गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम कास्ट कोयला दहन पदार्थ है जिसका दहन हो रहा है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। भोजन क्या? हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। अब हम देखेंगे, ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7वीं में सीखा था। क्रियाकलाप 6.1, स्ट्रा, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीले, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दहा की दिखाइए, अन्यथा उसे अदहन दिखाइए। अगर जो पदार्थ है जो जल रहा है वो क्या है? दहा पदार्थ है, और जो नहीं जल रहा वो क्या है? अदहन है। दहन और अदहन पदार्थ दहन और अदहन में हम अंतर बताएंगे। लकड़ी का दहन होता है या नहीं होता है? कागज, लोहे की कीले, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा, स्ट्रा, कास्ट कोयला, माचिस की तीलियां, कांच, इन सभी पदार्थों को आप बताएंगे कौन से जलते हैं या जिनका दहन होता है और किसका नहीं होता है। क्या आप कुछ पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दहन है? आप इन सारणी में कुछ और भी जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाते हैं जिनमें दहन होता है। अब हम देखेंगे किन परिस्थितियों में दहन होता है। क्रियाकलाप 6.2, सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि दहन के लिए वायु आवश्यक है प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग हम कर रहे हैं। वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके पर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है या कंपन करती है?
और धुआं देती है। क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो अब हम यहाँ पर हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी नीचे से वायु में प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी, ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं होती। तो हम क्या निष्कर्ष निकाला हमने यहाँ पर कि दहन के लिए, ज्वाला के लिए क्या जरूरी है? यहाँ पर वायु बहुत जरूरी होती है। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। किस कारण होते हैं? नाभिक की प्रक्रम के द्वारा होते हैं। अब हम देखेंगे अभिक्रिया 6.3। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच की जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कंबल में लिपटा हुआ व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अब अपने कुछ अनुभव को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो यह जल उठता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली से उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? यहाँ हम देख सकते हैं जंगल की आग। ये जंगल में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग बुझाना बहुत कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे की ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बी के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े को माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापाद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दहन पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता, जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे की ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.4
सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। क्या आप देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कागज के कप में जल गर्म करना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कागज के कप में जल गर्म करने की यहाँ पर एक योजना दिखाई दे रही है हमको। कागज के खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज के कप का क्या होता है, क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वह ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे। अपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते हुए देखा होगा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपकी या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, फायरमैन दबाव के साथ जल को फेंक कर क्या कर रहा है, आग को बुझा रहा है। क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। जब आग लग जाती है तो क्या हो जाता है, संपूर्ण भवन ही क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचा सकती है। तेल और पेट्रोलियम में लगी आग बुझाने हेतु जल उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल से भरे भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, आप आग पर नियंत्रण हो जाता है। और CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव्य के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये अग्निशामक दिखाई दे रहे हैं हमको। ये हमारे घर और ऑफिस में होना चाहिए। दहन के प्रकार, अब हम दहन के प्रकार जानेंगे। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग ना कीजिए, अपने माता पिता की सहायता से इसको करिए। गैस स्टोव की घुंडी नाभ घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है।
फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा प्रकाश ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। ज्वाला, एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7वीं के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए कि आपके अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 में की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करिए और सारणी में की ज्वाला देता है या नहीं, जो पदार्थ होता है वो ज्वाला देता है कि नहीं, आप इसको यहाँ सारणी में नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मोमबत्ती और रसोई घर की गैस स्टोव की ज्वाला का रंग यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वाला का रंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। ज्वाला की संरचनाएं। अब ज्वाला की संरचनाएं कैसी होती है? क्रियाकलाप 6.5। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक हिस्सा मोमबत्ती की कंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वह कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा होता है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास मोम जल्द पिघल जाता है। अब हमें यहाँ पर सारणी दी गई है। इस सारणी में हमें यहाँ पर मोमबत्ती, मैग्नीशियम कपूर, मिट्टी के तेल वाला स्टोव और लकड़ी, आप ये ज्वाला देते हैं या ज्वाला नहीं देते, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाया गया है कांच की प्लेट। स्लाइड पर दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़ के रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? अब हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हमको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकेंड ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको पकड़कर रखेंगे जैसा कि हमें यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म है। सोने और चांदी को पिघलने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे गर्म भाग ये दिखाई दे रहा हमको। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो क्या होता है? नीला होता है। कम गर्म अंदर वाला सबसे कम यहाँ पर होता है और आंशिक दहन वाला मध्य भाग कैसा होता है? पीला। और ये मोमबत्ती बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कैसा होता है? काला होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? धातु की फुकनी से फूंकता हुआ सुनार हमको दिखाई दे रहा है। ईंधन क्या है? अब ईंधन के बारे में जानेंगे कि ईंधन होता है क्या है। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल,
मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह होता है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है। कुछ ईंधन अनेक ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव्य और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत करिए। अब हम देखते हैं ईंधन की दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधन का ऊष्मीमान सारणी में दिए गए हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमको दिया गया है ईंधनों के प्रारूप 6.3 ठोस ईंधन, कोयला, द्रव्य ईंधन, मिट्टी का तेल और गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस। तो अब हम यहाँ पर वर्गीकृत कर सकते हैं और हमें यहाँ 6.3 में दे रखे हैं ईंधनों के कुछ ऊष्मीमान। गोबर के उपले 6,000 से 8,000, लकड़ी 17,000 से 22,000, कोयला 25,000 से 33,000, पेट्रोल 45,000, मिट्टी का तेल 45,000, डीजल 45,000, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, जैव गैस 35 से 40,000 और हाइड्रोजन 1,50,000 किलोग्राम होती है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधनों के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कास्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा है। नंबर 2, इन ईंधनों का अपूर्त दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम जब कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वो क्या करती है, अगर कोई कमरे में व्यक्ति है तो उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। और इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते हुए सुलगते हुए कोयले की आग हो। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अब हम देखते हैं पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ हमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। अब हम देखते हैं पॉइंट 4, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इस विषय में आप कक्षा 7वीं में पहले ही पढ़ चुके हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़न प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द हमारे इस चैप्टर के। अम्ल वर्षा, ऊष्मीमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन और आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थ।
अब हम यहाँ पर देखते हैं जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट आदि। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीमान उच्च होता है। यह एक गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करता हो। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। कोयले और डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो हम यहाँ पर हमने चैप्टर समाप्त कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।